हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएनएस लॉ क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। हमारा जो चैनल का मोटिव है वो मोटिव ये है कि आपको जितने भी लीगल सब्जेक्ट्स हैं वो जितने भी एग्जाम्स में आते हैं वो हम आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ाएं। चाहे हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, चाहे हम बात करें फ्लैट की, चाहे आईबीपीएस एसओ लीगल की, सेबी ग्रेड ए की, जुडिशरी की, डीयू एलएलबी की, तो जितने भी आपके लॉ के एग्जाम्स, लॉ के सब्जेक्ट्स मेनली इन एग्जाम्स में आते हैं, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका एसएससी यूपीएससी का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा आईबीपीएस एसओ लीगल, सेबी ग्रेड ए, क्लैट, डीयू एलएलबी, स्लैट, एमएचसीटी एंड इवन जुडिशरी, इन सब की प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। आज की क्लास में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के इवेंट्स हुए उनको समझना जरूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब ब्रिटिश इंडिया में आए, एज ट्रेडर्स आए 1600 में, ब्रिटिश इंडिया में आए थे एज ट्रेडर्स, और उनको एक्सक्लूसिव राइट किसने दिए थे? क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनको राइट्स दिए थे। अब ये जो ट्रेडिंग राइट्स थे ये दीवानी राइट्स में कन्वर्ट हुए 1765 के अंदर, जब शाह आलम ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। आज की क्लास में हम कंपनी रूल के बारे में बात करेंगे, क्राउन रूल के बारे में बात करेंगे। तो कब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पहला स्टेप लिया टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, से लेकर जब भारत को कब आजादी मिली, कौन सा एक्ट था, बीच में कौन से गवर्नर जनरल्स आए, वाइस रॉयज आए, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया, कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके साथ ही साथ ये पहली बार था जब कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज करा गया। तो ये जो एक्ट था बेसिकली जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, तो दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट के जो मेन फीचर्स उनके बारे में अगर बात करें हम, तो इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट करा एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश करा। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे, जो पहले एट पार काम करते थे गवर्नर ऑफ बंगाल के, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई कलकत्ता में 1774 के अंदर, एस्टैब्लिश करा गया सुप्रीम कोर्ट। दिस इज नॉट द सेम सुप्रीम कोर्ट जो आप आज समझ पा रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, बट दिस वाज अनदर सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश करा गया था कलकत्ता में। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। सर्वेंट्स, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, उनको प्रोहिबिट करा गया कि अब आप जो है वो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं कर सकते, आप जो है बेसिकली लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते। और इसके साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके कंट्रोल को थोड़ा मजबूत करा गया ओवर द कंपनी, बाय रिक्वायरिंग जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको अपॉइंट करा गया, और ये बोला गया कि आपको रेवेन्यू अपना रिपोर्ट करना है, आपके सिविल मैटर्स, आपके मिलिट्री अफेयर्स अब आपको रिपोर्ट करने हैं बाय वाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद इस एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स थे, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, और उसी को अमेंड करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास करा गया 1781 के अंदर। 1781 में आपके पास आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। Now the next important act for us to understand is Pitt's India Act. So this act was of 1784. जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये मेनली आपका क्यों जरूरी था? पिट्स इंडिया एक्ट था, इसने कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको पहली बार रिकॉग्नाइज करा था एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया।
और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था कंपनी के अफेयर्स पर। तो इस एक्ट ने क्या करा था, इस एक्ट ने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो थे वो अलग अलग डिस्टिंग्विश करे, दोनों जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन है उनको अलग रखा और कमर्शियल फंक्शंस को अलग रखा। इसके साथ ही साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश करा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट में लाए गए थे वो क्या करते थे, कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करते थे, पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ ये पॉलिटिकल अफेयर जो थे कंपनी के उनको मैनेज करता था। इसके बाद चार्टर एक्ट आए। तो चार्टर एक्ट बेसिकली 1813 से स्टार्ट हुए थे। 1813 फिर 1833 और 1853। हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, दिस नॉट 1883, दिस इज 1833। ठीक है, तो 1833 का एक्ट था। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, और जिसको बाद में डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बट आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो चार्टर एक्ट था, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन से एक्ट से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश इंडिया की, चार्टर एक्ट 1833 से हुई थी। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट करे गए थे, उनका उनको बदल के अब क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और जिनके पास सारी मिलिट्री और सिविल पावर्स उनके साथ वेस्ट करी गई थी। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, विलियम बेंटिक बने। ठीक है, जो गवर्नर थे बॉम्बे के, मद्रास के, उनसे लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई। अब आप क्या कर रहे हो, आप जो पहले आपके एट पार थे उनको पहले आपने सबॉर्डिनेट बनाया, और उसके बाद सबॉर्डिनेट बनाने के बाद आपने क्या करा, उनसे लेजिस्लेटिव पावर ले ली। और सारी लेजिस्लेटिव पावर आपने एक्सक्लूसिवली किसको दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ये बोला गया कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले जितने भी एक्ट थे उनको अब हम क्या बोलेंगे, रेगुलेशन। बट जो अब से एक्ट आ रहे हैं, जो अब से लॉ आ रहे हैं, उनको ही हम एक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज जो थी कंपनी की, वो एज ए कमर्शियल बॉडी खत्म कर दी गई थी 1833 के इस एक्ट में, और वो सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। 1833 के एक्ट ने एक अटेम्प्ट तो करा था कि आप एक ओपन कंपटीशन लेकर आ पाओ फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, बट इस प्रोविजन को नकार दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका अपोजिशन करा, और जिसकी वजह से इस प्रोविजन को लागू नहीं करा गया 1833 में। बट ये प्रोविजन जो था उसको आपने इंप्लीमेंट करा किसमें, 1853 के एक्ट में। 1853 का जो एक्ट था, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद जो था क्राउन रूल एस्टैब्लिश हो गया था। 1853 का जो एक्ट था, इसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को पहली बार सेपरेट करा था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी। उसके साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एस्टैब्लिश करा गया, जिसको बाद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और इसके साथ ही साथ एक कमेटी को और अपॉइंट करा गया फॉर ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको कहते हैं मैकॉले कमेटी। तो इस मैकॉले कमेटी को अपॉइंट करा गया कब, 1854 में। यहाँ पर जो कंपनी थी उसके रूल को एक्सटेंड तो करा गया, अलाउ करा कि आप ठीक है आप पोजीशन को रिटेन कर सकते हो, पर कोई भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं बताया कि कब तक के लिए कर सकते हो। 1853 के एक्ट ने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को अलाउ करा, इंट्रोड्यूस करा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। के नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स को लाया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। चार जो थे उनमें से वो अपॉइंट करे गए बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो यहां तक बात रही आपकी कंपनी रूल की। अब इसके बाद आता है क्राउन रूल। क्राउन रूल का जो पीरियड है वो है 1858 से लेकर 1947 तक का। तो दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज ये एक्ट को क्यों लाया गया था, इसको लाया गया था बाय आफ्टर सिपॉय म्यूटिनी। तो जो सिपॉय म्यूटिनी थी, जिसको पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे, पर बाद में गवर्नमेंट ने किसको रिकॉग्नाइज कराया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पेका रिबेलियन को। पेका रिबेलियन इज नाउ नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था,
आपका जो सिपाही म्यूटनी थी, जो रिवॉल्ट था 1857 का, उसको एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये रियलाइज करा, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने इसको रियलाइज करा कि हमको जो इंडियन सपोर्ट है वो भी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लेकर आया गया एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस एक्ट ने बोला कि जो इंडिया है अब वो कौन गवर्न करेगा, किसके नाम में गवर्न करेगा, हर मैजेस्टी के नाम पे। तो जो ब्रिटिश क्राउन है उसके नाम पर अब इंडिया जो है उसको गवर्न करा जाएगा। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके डेजिग्नेशन को चेंज करके वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। एंड जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका, ब्रिटिश क्राउन का। पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको खत्म कर दिया गया और एक न्यू ऑफिस क्रिएट करा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी दी गई, कंट्रोल दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके साथ ही साथ 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करा गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट कर पाए। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, which was capable of suing and being sued in India and England, meaning to say जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये एक बॉडी कॉर्पोरेट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद काउंसिल एक्ट को लेकर आया गया। तो बेसिकली कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन का कॉर्पोरेशन था उसको जरूरत समझते हुए इन एक्ट्स को लाया गया। तो दिस वाज इन परसुएंस ऑफ पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि आप इंडियंस के साथ एसोसिएट हो, इंडियंस की मदद से आप उन पे रूल करो। इसके लिए 3 काउंसिल एक्ट्स को लाया गया, 1861, 1892 और 1909 के। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट ऑफ 1861 की। जो एक्ट ऑफ 1861 था, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ इंडियंस का लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो जो वाइसरॉय थे वो नॉमिनेट करते थे इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो जो उनको समझ आते थे, जो उनको पसंद आते थे, वो उनको नॉमिनेट कर देते थे। इसी चलते 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा था अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। राजा जो बनारस के थे, पटियाला के महाराजा को, और सर दिनकर राव को, उन्होंने इन 3 लोगों को अपनी कमेटी में, अपनी काउंसिल में इंक्लूड करा था बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन। अब जो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन अपनी हाइट्स पे पहुंचा था चार्टर एक्ट में, वो अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो 1861 में आपका प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब आपने क्या करा, आपने जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास से ले ली थी वो आपने उनको वापस रिस्टोर कर दी। उसके साथ ही साथ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई बंगाल में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो इन 3 जगहों पे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी। इसके साथ ही साथ वाइसरॉय जो थे वो उनको एम्पावर करेंगे कि आप रूल्स बनाओ, आप ऑर्डर्स जो है पास करो, दिस फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन्स। जो बिजनेस है काउंसिल का उसके कन्वीनियंस के लिए आप ऑर्डर्स और रूल्स जो है आप बना सकते हो, आप पास कर सकते हो। और एक पोर्टफोलियो सिस्टम, जिस जो आज पोर्टफोलियो सिस्टम हम देखते हैं उसको रिकॉग्नाइज करा गया, उसको इंट्रोड्यूस करा गया बाय लॉर्ड कैनिंग। 1859 में इसको इंट्रोड्यूस करा था। उसके साथ ही साथ जो वाइसरॉय थे उनको एम्पावर करा गया कि आप ऑर्डिनेंस जो है उनको इशू कर सकते हो। तो इमरजेंसी के दौरान जो ऑर्डिनेंस इशू होती हैं वो कहाँ कब से स्टार्ट हुई थी, 1861 से, और जो ऑर्डिनेंस का लाइफ था वो 6 मंथ्स का लाइफ था। तो यहाँ तक हमने बात करी एक्ट ऑफ 1861 की। तो बात करते हैं एक्ट ऑफ 1892 की। एक्ट ऑफ 1892 ने जो मेंबर्स थे सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उसके मेंबर्स को इंक्रीज करा, पर जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो रिटेन रही, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। एक्ट ऑफ 1892 इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पहली बार आपको पावर दी गई कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो। बजट को लेकर आए थे 1860 के अंदर। तो जो सिस्टम बजट का था वो 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था।
फिर पहली बार डिस्कस करने की पावर इंडियंस को कब दी गई थी? 1892 के एक्ट के अंदर। या अभी तक आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हो। कीप दैट इन माइंड। 1892 तक आपके पास पावर कहां तक आई है कि आप जो है डिस्कस कर सकते हो बजट, ठीक है, और एड्रेस कर सकते हो क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। आप अपने क्वेश्चंस को एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये भी था कि नॉमिनेशन जो थी वो प्रोवाइड करी गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहां पर आप क्या हो रहा है, नॉमिनेशन आप कर पा रहे हो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। वो किसके पे हो रही है? आपके रिकमेंडेशन पर हो रही है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, प्रोविंशियल मीनिंग स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स था, उनके रिकमेंडेशन पर आप नॉमिनेशन स्टार्ट हो गई थी। अब बात करते हैं 1909 के एक्ट की। तो दिस एक्ट वाज इम्पोर्टेंट। इसको इस एक्ट को इसलिए भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किस एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स किसको कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देख सकते हो विद रिगार्ड टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 था, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले जो थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइस रॉय थे। इस एक्ट ने साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिडरेबल अमाउंट से इंक्रीज करा, 16 से 60 कर दिया था। तो 16 से 60 इसको कर दिया गया था। ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन करी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी उसको अलाउ कर दिया गया था। अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो बजट पर, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो बजट पर। 1909 ने आपको एम्पावर करा था। पहली बार किसी इंडियन को एसोसिएट करा गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले इंडियन बने थे जिन्होंने वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करा था। एज लॉ मेंबर इनको अपॉइंट करा गया था। 1909 के एक्ट ने सिस्टम ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिम को इंट्रोड्यूस करा था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है वो 1909 से आया था। मीनिंग टू से जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनको कौन इलेक्ट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स। तो जो मिंटो थे, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। यहाँ पर क्या करा था उन्होंने? लीगलाइज कॉम्युनलिज्म कर दिया था। बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। तो 1917 में गवर्नमेंट ने पहली बार डिक्लेयर करा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेकर आना है। हम चाहते हैं कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी आप जानोगे। मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पर। तो 1919 का एक्ट था। इस एक्ट में आपने डिमार्केट कर दिया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जो स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यू करा था, सेंट्रलाइज और यूनिटरी स्ट्रक्चर ही कंटिन्यू करा था, पर यहाँ पर पहली बार डिमार्केट करा गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे, उनको दो पार्ट्स में बांटा गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स थे जहां पर गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है विद द एड ऑफ मिनिस्टर। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के लिए ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, which was not the same for reserved subjects. रिजर्व सब्जेक्ट्स को आप गवर्नर एडमिनिस्टर तो कर रहा था, बट ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो डुअल स्कीम थी गवर्नेंस की, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स की, इसको डायरकी के नाम से आप समझते हो। आपसे पूछ सकता है डायरकी क्या थी। दिस वाज डायरकी कि आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व में कैटेगराइज कर दिया था। 1919 के एक्ट जो था इसने पहली बार बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करा था कंट्री में। जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे उसके फ्रेंचाइजी बड़ी लिमिटेड थी कि आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी थी, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन डिसाइड करा जाता था कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। यहाँ पर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला था, उसको और बढ़ावा दिया गया। तो जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था उसको सिख के लिए भी करा गया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी करा गया, एंग्लो इंडियंस के लिए भी करा गया। तो वहां पर बेसिकली इस एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको थोड़ा और बढ़ावा दिया गया।
बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब दो हाउसेस जो थे वो आ गए थे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको। इस एक्ट ने ये कहा था कि जो 6 मेंबर्स हैं वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें कम से कम 3 जो है वो इंडियन होने चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस एक्ट से स्टैब्लिश हुई थी। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन आई थी। और जो सेंट्रल बजट के सब्जेक्ट थे उसको चेंज करा गया था। प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को पहली बार क्या करा गया था, सेपरेट करा गया था। 1935 का जो एक्ट है उसको समझने से पहले हमको साइमन कमीशन और कॉमनवेल्थ अवार्ड को समझना भी जरूरी है। नवंबर 1927 के अंदर जो है साइमन कमीशन आई थी। तो साइमन कमीशन जो थी उसको स्ट्रांगली अपोज करा गया था, बिकॉज जितने भी मेंबर्स थे कमीशन के अंदर वो ब्रिटिश थे। कोई भी और पार्टी का मेंबर इसके अंदर नहीं था। तो इसलिए साइमन कमीशन को अपोज करा गया था। मेन रीजन यही था अपोज करने का। जो कमीशन थी उसने 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें उसने बोला था कि जो डायरकी है उसको आप खत्म करो, उसको आप अबॉलिश करो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो। जो फेडरेशन है ब्रिटिश इंडिया की उसको एस्टैब्लिश करो। और जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके साथ आप एस्टैब्लिश करो अपनी ब्रिटिश फेडरेशन को। कॉमनल इलेक्टोरेट को आप चलने दो, कंटिन्यू करने दो। तो इसी के रिकमेंडेशन पे एक कॉमनल अवार्ड भी आया था। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने 1932 के अंदर अनाउंस करा कि हम जो है माइनॉरिटीज के बारे में भी देखो बहुत सोचते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो डिप्रेस क्लास है वो भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह उनको हम प्रोवाइड करें। तो जो बाकी के सेपरेट इलेक्टोरेट जो चल रहे हैं वो तो चलते ही रहे, पर जो डिप्रेस क्लास है उसको भी हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह आगे लेकर आए। यानी कि जो उनके लीडर्स हैं उनको कौन इलेक्ट कर सकता है, जो डिप्रेस क्लास के मेंबर्स हैं सिर्फ वही इलेक्ट कर सकते हैं। डिप्रेस क्लास मतलब जो जो उस टाइम पे शेड्यूल्ड क्लास थी, ठीक है। गांधी जी ने इसका पोजीशन करा और ही टुक अ फास्ट एंड टू डेथ। और ये दरबा जेल में थे वो उस टाइम पुणे में। और एट लास्ट ये एग्रीमेंट हुआ कि जो डिप्रेस क्लास है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट आप नहीं अलाउ करोगे। और इसको इस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेपरेट डिप्रेस क्लास थी उनको आपने रिजर्व सीट्स दे दी, और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट जो था वो रिटेन रहा। लास्ट ऑफ दिस सीरीज वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था दिस वाज अ वेरी लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी लिया गया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसने स्टैब्लिश करा था ऑल इंडिया फेडरेशन को, वो कभी आया नहीं, पर इसने एस्टैब्लिश करने की बात करी थी कि आप जो है ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करो। इस एक्ट ने पावर्स को डिवाइड करा था, मेनली सेंटर और जो स्टेट पावर्स हैं। तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट में सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करा था, और एक कंकरेंट लिस्ट भी लेकर आए थे। तो जब जो लिस्ट आप आज देखते हो आपकी यूनियन लिस्ट, आप जिसमें सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, कंकरेंट लिस्ट 1935 के एक्ट से लिया गया है प्रोविजन। और जो रेसिडरी पावर थी वो किसको प्रोवाइड करी गई थी, वो वाइसरॉय को प्रोवाइड करी गई थी। यहाँ पर सेंट्रल जो आपके जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पर डायरकी को अडॉप्ट करा गया था, यानी मीनिंग टू से एट सेंटर डायरकी को अडॉप्ट करा गया था। पर प्रोविंसेस में जो डायरकी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा गया था। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा गया था। काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी उसको आपने खत्म कर दिया एक्ट के द्वारा। और इसमें एक दो बहुत मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स हुए थे। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस एक्ट से स्टैब्लिश करा गया था। दूसरा, फेडरल कोर्ट जो है वो इस एक्ट से आया था 1937 के अंदर। तो ये दो मेजर एस्टैब्लिशमेंट थे। और इसके साथ ही साथ एक और था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर आए थे आप। साथ ही साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक कमीशन को आप लेकर आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। लास्ट ऑफ द सीरीज इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब यहाँ पर अपने देश को मिल गई आजादी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।
तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर करा था कि जो ब्रिटिश रूल है वो हम खत्म करना चाहते हैं 30 जून 1948 तक, और हम जो पावर है वो ट्रांसफर कर देंगे इंडियन हैंड्स में। ये अनाउंसमेंट के बाद जो मुस्लिम लीग थी उसने जो है थोड़ा सा एजिटेट करा और डिमांड करा पार्टीशन को। इसके चलते 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रेम कर रही है वो उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट करने के विलिंग नहीं है। दोज हु आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट, उन पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक पार्टीशन प्लान दिया जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं, और जिसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विद इमीडिएट इफेक्ट। तो बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश रूल था वो खत्म हो गया था इंडिया के अंदर, और इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 से। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था इसके चलते दो नेशन स्टैब्लिश हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो दोनों एक्ट जो दोनों स्टेट्स एस्टैब्लिश हुए वो किसके चलते एस्टैब्लिश हुए? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के चलते एस्टैब्लिश हुए। मेन फीचर इस एक्ट का ये भी था कि उसने प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दी कि आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रहो, चाहे इंडिया को ज्वाइन कर लो या चाहे आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, इट इज अप टू दोज प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो था ये एक तरीके से इंडिया को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए थे। उस टाइम पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स होते थे और आपने उनको कह दिया था कि आपको जिसको मर्जी चाहे आप ज्वाइन करो, इंडिपेंडेंट रहना तो आप इंडिपेंडेंट रहो। तो इस ये जो था इसको बाल्कन प्लान भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? बाल्कन प्लान। यहाँ पर अब अपने देश को आजादी मिल गई। अब अगले यूनिट में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक जो है आपको कमेंट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस एमएस लॉ के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अब कल विद यूनिट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसमें हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।